चलिए तो आज देखते हैं क्लास 10 के लिए इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। कुछ क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और उसका है ना पूरा डिफिनीशन के साथ बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे कि आखिर यानी कि कोई किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये थोड़ा समझेंगे, क्योंकि इसमें हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% एकदम आना तय है तो तय है। और दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन का जो आंसर राइटिंग है ना वो बहुत अच्छे ढंग से किताबी भाषा में नहीं लिखा गया है। तो चलिए लेट नहीं करेंगे, यहाँ पे शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स का है, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। देखिए समावेशी विकास तो याद रखिएगा यानी कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के हर एक व्यक्ति का विकास हो। बात समझे कि नहीं। देखिए आर्थिक विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों का विकास हो, जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाए। यानी कि सरकार कुछ ऐसा काम करेगी जिससे समाज के सभी वर्ग का भला हो, ऊंच नीच, बात समझे कि नहीं, सभी का भला हो। उसे कौन सा विकास कहा जाएगा, समावेशी विकास। समझ में आ गया। समावेशी विकास का मतलब हो गया कि समाज के सभी वर्गों का विकास कौन सा विकास कहलाता है, समावेशी विकास कहलाता है। कोई डाउट इसमें। तो देखिए यानी कि कोई भी अगर मान लो कि कोई गरीब है ना, कोई मध्यम वर्ग है, अमीर है, तो सरकार सबके लिए एक तरीके से ऐसा सोचेगी ताकि गरीब का भी भला हो, उसका भी भला हो, यानी कि किसी को किसी तरह का कोई समस्या ना हो। उसे हम क्या कहेंगे, समावेशी विकास। लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे, या नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सतत विकास क्या है ना। तो देखिए आप भी अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करते हैं ना। आने वाली जो पीढ़ी है अपने बाल बच्चों के लिए लोग सोचता है ना, अरे भैया बाल बच्चे के लिए लोग पैसा जमा करता है ना कि मेरा बेटा आगे चल के ये करेगा, वो करेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, करता है कि नहीं करता है। तो याद रखिएगा सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान और भावी पीढ़ी के कल्याण की आवश्यकताओं को है ना पूरा करता है। यानी कि आने वाली, यानी कि हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि आज भी मेरा भला करे और आने वाली पीढ़ी का भी भला हो, उसे हम सतत विकास। जैसे क्या, तो देखो सोलर प्लांट जो बड़का लग रहा है वो सब क्या है, पवन चक्की, ये सब जो बन रहा है, ये सब क्या है, सतत विकास। यानी कि आने वाले समय में बहुत ही अधिक मात्रा में इसका उपयोग होने वाला है। तो इसको हम क्या कहेंगे, सतत विकास। यानी कि आज तो हमें उसका फायदा, देखो गाड़ी जो आ रही है ना, गाड़ी जो बैटरी वाली जो गाड़ी आ रही है उसको हम सतत विकास कहेंगे ना, क्योंकि आने वाले समय में इसका भरपूर फायदा कौन उठाएगा, हमारे तुम्हारे बाल बच्चे, हमारे तुम्हारे बाल बच्चे, ठीक है, तुम भी उठा लोगे भाई, ठीक है। 2-4 साल में तो इसी ब्याह हो ही जाएगा तो लोग का सोचता कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है। पढ़ लो, ये क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव एकदम है, आना है तो आना है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है, देख लीजिए। देश के आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था जिसे हम है ना डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा एकदम ऑब्जेक्टिव। देखिएगा हर एक सेशन में इस सवाल पूछता है कि आखिर राष्ट्रीय आय की गणना हमारे भारत में कौन करती है, तो डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना होती है। यानी कि ये एक संस्था है, ये लोग क्या करते हैं ना, यही काम को करते हैं। इनका काम होता है राष्ट्रीय आय की गणना करना, यानी कि सारा चीज निकाल के और राष्ट्रीय आय की गणना को कर देते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन आ गया, क्लियर है, ठीक है। चलिए चौथा है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 4 साधन को लिखे। उत्पादन के 4 साधन, तो यहाँ पे एक समझने की चीज है। कभी कभी ये क्वेश्चन तुम्हारे लॉन्ग टाइप में आ जाता है, शॉर्ट टाइप में, तो यहाँ पे इसको समझना है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 4 साधन कौन कौन से। देखिए क्या चीज है, उत्पादन के। तो सबसे पहला श्रम होता है। श्रम किसको कहते हैं, तो काम करने वाले जो मजदूर होते हैं ना, काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, श्रमिक और मजदूर होते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है, श्रम। तो उत्पादन, जब देखिए किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो सबसे जरूरी चीज क्या होता है, मशीन हो, कच्चा माल हो, किसी को लाने ले जाने या रखने के लिए आदमी चाहिए ना, तो वो तो मजदूर होता है ना। तो पहला चीज श्रम हो गया। दूसरा चीज क्या होना चाहिए, पैसा। क्या होना चाहिए, पैसा। उत्पादन के लिए दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए, पैसा। तो याद रखिएगा वित्तीय सोर्स। तो ये पैसा आएगा कहां से, तो याद रखिएगा पैसा या तो तुम्हारे पास खानदानी पैसा होगा, या तो तुम्हें कोई बैंक ऋण देगा ना। पैसा कहीं से भी आ सकता है, देखो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो पैसा जो होता है ना, पूंजी, तो पूंजी तुम किसी से उधार ले सकते हो, कोई साहूकार दे सकता है, बैंक दे सकता है, सहकारी बैंक दे सकता है, सरकार दे सकती है ना। या फिर तुम्हारे पास खानदानी पैसा है और नहीं है तो खानदानी जमीन है, उसको बेच दो, पूंजी हो जाएगी, ठीक है। हाँ भैया, बिजनेस के लिए लोग बेचते हैं और उससे एक खेत बेच के लोग 10-10 खेत खरीदते हैं, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि बेच के पी जाएंगे, ठीक है।
तीसरा है साहस। देखो ये दोनों कुछ हो जाए, उस व्यक्ति के अंदर हिम्मत होना चाहिए बिजनेस करने का। बात समझे कि नहीं? अगर कोई व्यक्ति अगर 5 करोड़ लगाता है, अगर उसके अंदर हिम्मत नहीं है तो उसका बिजनेस नहीं चलेगा। याद रखना, जिसके अंदर हौसला होती है ना वही व्यक्ति कामयाब होता है। यानी कि हिम्मत रखना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। पैसा आप कितना भी लगा लीजिए, अगर आपके पास हिम्मत नहीं है ना तो आप कुछ भी, तो इसी को साहसी बोला जाता है, जोखिम उठाने वाला। इसको क्या बोला जाता है? जोखिम उठाने वाला। यानी कि अगर एक जोखिम लेने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है। अगर तुम 5 लाख लगाना जानते हो, ठीक है, अभी लगा लो, अगर आज प्रॉफिट नहीं हो रही तो नहीं हो रही, 5 साल के बाद होगी, तो व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की क्षमता होनी चाहिए, तो उसी को साहस। बात समझी कि नहीं? चौथा क्या है? व्यवस्था। यानी कि करने का मतलब वह एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक अच्छा प्रबंधक होना चाहिए। कहने का मतलब सभी चीजों को अच्छे ढंग से करने की कला उसको होनी चाहिए। अगर मान लो कि कोई मजदूर है ना, उससे प्यार से कैसे काम करवाना है उसका व्यवस्था करेगा। अगर मजदूर काम कर रहा है तो मजदूरों को कुछ होना नहीं चाहिए। मशीन का से उत्पादन कैसे करवाना है वो सारा चीज व्यवस्थित ढंग से रखेगा, तभी ना चलेगा, उत्पादन होगा, नहीं तो उत्पादन होगा। तो ये 4 चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया होगा? चलिए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा? क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कौन कौन से कार्ड आते हैं? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रेडिट कार्ड क्या है वो नहीं पूछ रहे हैं। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत कौन कौन से कार्ड आते हैं? क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत विश्व में प्रचलित कार्डों में है ना, टैप मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, ये सारे कार्ड आते हैं। बात समझे कि नहीं? अधिकतर जो कार्ड होते हैं विदेशों में बनते हैं। बात समझे कि नहीं? बड़े जो ब्रांडेड कार्ड जो होते हैं ना हमारे देश के बाहर बनते हैं, और वो कार्ड बन के आते हैं, उसके ऊपर जो लेबल लगाना है, मोहर लगाना है, लगा के हम दे देते हैं। बात समझे कि नहीं? बैंक सब वो कार्ड सिर्फ बन के आता है। कार्ड जो तुम्हारे पास होता है ना, उस कार्ड से किसी का गला भी कट सकता है, इतना तेज होता है। तुम सोच रहे हो ना कि वो कार्ड बनता क्या चीज से है? तो कार्ड, अधिकतर कार्ड कहाँ से बन के आती है? विदेशों से बन के आती है। बात समझे कि नहीं? चलिए, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। उपभोग किसे कहते हैं? उपभोग का मतलब समझ रहे हो? तुमको हम कभी बताए थे कि कोई व्यक्ति है ना 200 रुपया कमाता है। कितना कमाता है? शाम को आता है, ठीक है, 100 रुपया का पौवा मारता है। कितना का? 100 रुपया का पौवा मारता है, ठीक है, 20 रुपया का सब्जी खरीदता है, ठीक है, सारा खर्च उठ करके 40, मान लो 40 रुपया और खर्चा किया, टोटल कितना खर्चा किया? 160 रुपया, है ना। तो याद रखिए उसके पास बचा कितना? जो 40 रुपया बचा उसे हम क्या कहेंगे? बचत कहेंगे। जो 160 रुपया खर्चा किया उसको हम क्या कहेंगे? उपभोग कहेंगे। क्या कहेंगे? तो देखो, कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। चालू वस्तुओं का मतलब एक आदमी जो कमाता है और जो एक दिन में खर्चा कर देता है सामान खरीदने में, खाने पीने में, उसे हम क्या कहते हैं? उपभोग। तुमसे ये भी पूछ लेगा कि भाई आय क्या होता है? क्या होता है? आय किसे कहते हैं? आय किसे कहते हैं? तो जो व्यक्ति कमाता है उसे हम क्या कहते हैं? आय। तुमसे ये भी पूछ लेगा कि आय और उपभोग में क्या अंतर है, पूछ लेगा ना। आपसे सवाल ये भी पूछेगा। देखिए सवाल से सवाल बनते हैं। तुमसे ये भी पूछ लेगा कि आय, है ना, आय और उपभोग में क्या अंतर है। तो याद रखना कि जो व्यक्ति एक दिन में जो कमाता है ना, एक दिन में जो कमाता है उसे हम आय कहते हैं। उसमें से जो पैसा खर्च कर देता है उसे क्या कहते हैं? उपभोग। जैसे कि राम, है ना, राम डेली कितना कमाता है? 200 रुपया, और डेली उसमें से कितना खर्चा कर देता है? 100 रुपया। तो उसके पास बचे कितने? 100 रुपया उसके पास बचा ना, बच गया। तो ये जो बच गया उसको छोड़ देना है। तो उपभोग की राशि कितनी हो गई? 100 रुपया। तो ये उपभोग हो गया, ये तो इसका आय। तो एक आदमी जो कमाता है प्रत्येक दिन, अगर जो कमाता है, जो उसकी कमाई को हम आय कहेंगे, और उसमें से जो खर्च कर देगा उसको हम क्या कहेंगे? उपभोग। कोई आदमी 20 रुपया खर्चा करता है, कोई तो चौकर चाय नहीं पीता है, नहीं ना पीता है। अब इसको ही देख लो, चाय पीता तक नहीं है, ठीक है, नहीं ना पीता है। तो उपभोग तो समझ में आ गया ना। आपसे ये भी पूछेगा कि आय और उपभोग में अंतर बताए। जो कमाई होती है उसे आय कहते हैं, कमाई में से जो हम खर्चा कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? उपभोग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये तो हो जाएगा, आगे देखते हैं। 7 नंबर, प्रतिज्ञा पत्र क्या है? देख लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिज्ञा पत्र क्या है? देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। यानी कि प्रतिज्ञा पत्र क्या है? तुम कभी ऋण लिए हो बैंक से? प्रतिज्ञा पत्र में ऋणी की मांग या निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित ब्याज सहित पैसा लौटाने की जो होती है ना, सारी चीजों का जिक्र होता है कि हाँ भैया हम फलनमा सिंह चिलनमा सिंह से पैसा ले रहे हैं, ठीक है, फलनमा तारीख को फलनमा के जैसे ऐसे वैसे करके हम पैसा को लौटा देंगे। अगर हम नहीं लौटाएंगे तो फलनमा हमारे खेत जोत लेगा।
प्रतिज्ञा पत्र, वहां पे एक शपथ पत्र बनता है कि चलो भाई कि अगर हम किसी से पैसा लेते हैं तो वहां पे कुछ चाहिए ना, तो एक प्रतिज्ञा पत्र, उसमें स्टाम्प लगे होते हैं, उसमें सारा चीज लिखा होता है, गवाह का हस्ताक्षर रहता है कि तुमने देखा गांव में भी ऐसे बनते हैं ना, कोई आदमी जब मोटी रकम देता है तो वहां पे उसे क्या करवा लेता है, साइन करवा लेता है, ऊपर लिख लेता है कि अगर इस टाइम से ब्याज नहीं देगा तो एक खेत हम जोत लेंगे 3 महीने के बाद, ठीक है। तो उसको भी प्रतिज्ञा पत्र ही कहा जाता है, क्योंकि वहां पे हर एक चीज सिस्टमेटिक ढंग से होता है कि अगर कोई आदमी बैंक हो, बैंक भी बनवाता है, सब बनवाता है, याद रखिएगा। अगर पैसा को टाइम से नहीं दिया जाए तो क्या होगा, वो आपकी संपत्ति को क्या कर सकता है, जब्त कर सकता है बैंक, ठीक है। तो प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है, क्या होता है, एक कागज का टुकड़ा होता है, ठीक है। एक कागज पे है ना हर एक चीज का जिक्र होता है, बात समझे कि नहीं, आपने कितने लोन लिए हैं, कितने समय के लिए लिए हैं, ठीक है, कब उसको चुकाइएगा, तो उसे कौन से पत्र कहा जाता है, प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं। हो जाएगा, चलिए आगे चलते हैं। आवर्ती जमा क्या है, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। देखिए व्यावसायिक बैंक साधारणतः अपने ग्राहकों से प्रति माह, देखिए प्रति माह, महीना में निश्चित है ना रकम जमा करने के रूप में एक निश्चित अवधि से, जैसे कि 60 माह 72 माह के लिए क्या करवाती है, पैसा जमा करवाती है, एक निश्चित रकम देती है। उसके बाद कहने का मतलब नहीं समझे, आवर्ती जमा एक तरह का तुम एफडी कर दो ना, बैंक तुमसे क्या करेगी कि 5 साल तक पैसा जमा करवाएगी, 6 साल तक जमा करवाएगी, एक के बाद पैसा तुमको दे देगी। एफडी करवा देंगे ना, फिक्स डिपॉजिट कहते हैं ना जिसको, तो तुमको कहेगी कि हाँ भैया बैंक में जाओ और ये पैसा जमा करो, अब बैंक तुमको एक बार में क्या करेगी, तुम जैसे कि कहेगा बैंक की 5 लाख जमा करो, हम 6 लाख देंगे 5 साल के बाद, ठीक है। तो उसे कौन सा जमा कहेंगे, आवर्ती जमा। कौन सा जमा कहेंगे, आवर्ती जमा, ठीक है, समझ में आ गया। तो आवर्ती जमा क्या करती है, तो बैंक महीना में एक सीमित, जैसे कि तुमको बांध दिया कि महीने महीने 10,000 जमा करना है, कब तक जमा करना है, 5 साल तक जमा करना है। 6ठा साल तुम जब आपका 5 लाख जमा हो जाएगा तो आपको हम कितना दे देंगे, 6 लाख रुपया दे देंगे, तो उसे हम कौन सा जमा कहेंगे, आवर्ती जमा कहेंगे। समझ में आ गया। ये एफडी होता है, ये नॉर्मल, लेकिन हाँ एक शर्त है, इसमें से पैसा आप निकाल नहीं सकते हो, सिर्फ जमा कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बस फिर अगर नानी के घर जाएगी तो 200 निकाल ले ली, नहीं, आवर्ती जमा से आप पैसा नहीं निकाल सकते हो, सिर्फ डाल सकते हो। जैसे ही निकालिएगा एक खाता टूट जाएगा, बात समझे कि नहीं, और यानी कि वो सिस्टम से हट जाएगा, फिर आपको नॉर्मल खाता हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पैसा आप डाल सकते हैं। अगर वो 5 साल बोला है तो 5 साल तक डालना है, 6 साल बोले तो 6 साल तक डालना है, सिर्फ निकालना नहीं है। चलिए अगला क्या है, सूक्ष्म वित्त योजना को परिभाषित करे, है ना, ये सो गए थे लिखते लिखते, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो छोटे पैमाने पे है ना, गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार पैसा देती है ना, देती है ना, कम पैसा 20,000 25,000, अरे हमरा तोरा सा के पैसा मिलता है ना बैंक से, नहीं देखता है कि हाँ भैया ले लो, तंगा खेती कर लो, 6 महीने के बाद फिर दे देना, ठीक है। 1,000 2,000 लेगा तो बैंक चाहे कोई कहीं से तुम 1,000 ले लो, तुमको छाल छिल के ले लेगा ना। अब बड़का बड़का आदमी कितना 5-5 हज़ार करोड़ लेके गायब है, उसका कोई खोजबीन नहीं है। तो याद रखिएगा, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा, इसका मतलब क्या होता है, छोटा, छुटकू, ठीक है। सूक्ष्म वित्त योजना, वित्त का मतलब क्या होता है, वह पैसा, रुपया, रोकड़ा। सूक्ष्म वित्त योजना का मतलब होता है सरकार चाहे कोई भी क्या क्या करते हैं, यानी कि हमें, यानी कि खेती करने के लिए या फिर कोई अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए छोटा मोटा लोन देती है, और वो लोन को सीमित समय में चुकाना पड़ता है, बात समझे कि नहीं। अगर उस पैसे को हम सही समय में नहीं चुकाए तो हमारे ऊपर क्या आ सकती है, मुसीबत आ सकती है। तो इसको कर लीजिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत, उम्मीद है कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, नाबार्ड क्या है, बताइए नाबार्ड क्या है ना, नाबार्ड क्या है बताइए। तो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति प्रदान करने वाली शिखर की संस्थान है। नाबार्ड क्या है, तो याद रखिएगा, ये सर्वे करता है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, कि वहाँ पे क्या समस्या है और उस पर काम करता है। जैसे कि गांव में कोई समस्या है तो उसका समाधान के लिए वो काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, नाबार्ड कहते हैं। लिख लोगे, अगर तुम गांव क्षेत्र में, देखिए ग्रामीण है ना, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए, विकास के लिए मतलब नहीं समझे, उसको विकास करने के लिए वो क्या करता है, देखता है कि अगर इसके अंदर कोई समस्या है तो उस पर वो काम करता है उसको पूरा करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाबार्ड कहते हैं। लिख लोगे, हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसका तो जवाब लिख लोगे ना, वस्तु के बदले वस्तु देना लेना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है ना, विनिमय, सॉरी, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है कि अगर किसी वस्तु को हमें लेना है ना, अगर तो पहले के जब मुद्रा नहीं था तो उसमें क्या हुआ करता था, वस्तु। अगर हमको कुछ टमाटर खरीदना है तो अगला आदमी
को हमें प्याज देना पड़ता था, बात समझे कि नहीं। अगर प्याज खरीदना है तो अगला आदमी को आलू देना पड़ता था। तो वस्तु विनिमय में क्या होता था, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन होता था। उस समय पैसे का प्रचलन नहीं था, बात समझे कि नहीं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, तो वस्तु के बदले वस्तु लेना देना क्या कहलाता था, वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन इसमें समस्या होती थी ना, क्या समस्या होती थी, दोहरे संयोग का अभाव। हो सकता है कि किसी को हम फाटल जींस देने जाएं, 1 किलो आलू ले, हो सकता है आपके पास फाटल जींस का 1.5 लग लो, कहेगा कि हमको नहीं चाहिए फाटल जींस, तो तुमको आलू देगा नहीं ना देगा। तो देखो ये तो इसी तो वस्तु विनिमय में बहुत सारी समस्याएं थी, इसीलिए इसको हटा के क्या चीज का आविष्कार हुआ, मुद्रा का। क्या चीज का, मुद्रा का। याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं इसको। भारतीय मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, भारतीय मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, तो उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र की अल्पकालीन मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्था एवं प्रबंधन को हम क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार कहते हैं। बात समझे कि नहीं। उद्योग और व्यवसाय के लिए क्या होता है, अल्पकालीन और मध्यकालीन, कम समय के लिए जो पैसा उपलब्ध करवाता है ना, कि मान लो कि बड़का बड़का बिजनेसमैन है ना, उसको पैसा चाहिए, तो उसका पैसा हमेशा के लिए थोड़ी चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए, बिजनेस करके फिर पैसा दे देगा ना। तो पैसा लाएगा कहाँ से, वो पैसा तो हमसे तुमसे नहीं ना मांगने आएगा, तो मुद्रा बाजार में जाएगा। कहाँ जाएगा, जैसे कि अब यहाँ पे देख लो, जैसे कि सब्जी बाजार है, समोसा बाजार है, गुदरी बाजार है, उसके बाद वो कौन बाजार लगता है मेला में महिलाओं का, मीना बाजार, मीना बाजार है ना। तो उसी प्रकार ये मुद्रा बाजार है, जहां सिर्फ पैसा ही बिकता है, सामान नहीं बिकता है। क्या बिकता है, लेकिन ये पैसा दूसरी चीज है कि आम लोगों को नहीं मिल सकता। ये पैसा किसको मिलता है, बड़े बड़े व्यापारियों को वो पैसा दिया जाता है, और वो व्यापारी वो पैसे से अपना व्यापार करते हैं, और फिर सीमित समय में पैसे को किसको लौटा देते हैं, पैसे वाले को लौटा देते हैं, ब्याज सहित। तो उसे हम क्या कहते हैं, मुद्रा बाजार कहते हैं, है ना। आपने शेयर बाजार का नाम सुना है, शेयर बाजार का नाम सुना है ना। बस चले जाओ, वहाँ खाली मुद्रे मिलेगा और कुछ मिलने की, वहाँ पे तुम अगर चले गए शेयर बाजार में तो क्या मिलेगा, अरे वहाँ खाली रुपये होता है मुद्रा बाजार, ठीक है, खाली रुपया, जिधर देखो उधर रुपया, देखना है तो चले जाओ, ठीक है। चलिए अगला क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान क्या है। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान 60 नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन के साथ राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्य को संपादन करती है। समझ में आया। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ओ भाई एक ऐसी संस्था है जो देश में जितने भी बैंक है, पैसे का लेन देन जितनी भी संस्थान करती है, उसका देख रेख करती है, उसको कैसे चलाना है, कितना ब्याज लगाना है, बात समझी कि नहीं, कौन कहाँ पे क्या गलती कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारा चीज का देख रेख कौन करता है, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि देखना कि यानी कि देश में जितने भी जो काम हो रहे हैं ना, यानी कि पैसे से संबंधित जितने भी बैंक है, बैंक की जो जितने जो पैसे के लेन देन करने वाली संस्थाएं हैं, वो सही से अपनी संस्था को चला रही या नहीं। जैसे दुकान वाला कम दे देगा ना, हो सकता है कि दुकान वाला कम देगा तो तुम तो जाकर लड़ लोगे, लेकिन बैंक वाला तुम्हारे ऊपर ज्यादा ब्याज बांधेगा तो क्या करोगे, अरे तुम डरे नहीं जाएगा, बाप रे बैंक वाला बांध दे लिया, ठीक है। अब देखो बैंक का भी एक नियम है, अगर उसको पता चल जाए ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि बैंक में लंच नहीं होता है दोपहर का, तो ये देखना कि बैंक वाला तो हो रही रहता है घंटा का लंच है, ठीक है, लेकिन रियल में बैंक का कोई लंच नहीं होता है। तुम जाके बोलो कि भाई कहाँ लिखा हुआ है कि तुमको लंच करना है, क्योंकि वहां याद रखिएगा बैंक में एगो स्टाफ एक्स्ट्रा रहता है, बात समझी कि नहीं। एगो लंच करने जाएगा तो एगो बैठ के काम करेगा, लेकिन ये सब क्या करता है, एक के बार जाकर बैठ जाता है, 1 घंटा तक तुमको बैठा देगा। अधिकार ना पता तुरंत, ठीक है, अधिकार नहीं पता है, और ये पता होना चाहिए, जाकर लड़ लो। हाँ हम लोग लड़ लेते हैं बैंक वाला है, कहाँ लंच है, कहाँ, ठीक है, लंच कहाँ है, ठीक है, हम लोग भी लड़ गए थे, ठीक है। लड़ने के लिए तुम देखो, तुमको अधिकार है, लेकिन अधिकार पता होना चाहिए। इससे संबंधित देखो लड़ कब सकते हो, जब तो इससे संबंधित तुम्हें आर्टिकल की जानकारी हो, क्योंकि अगला आदमी को जब तुम बताओगे तो तुम्हारा फिर वो रिलाई कर देगा, वो तुमसे पूछ लेगा कहाँ लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज की जानकारी रखो, तब जाके लड़ो। वो आदमी तुरंत है ना अपने लेवल पे आ जाएगा कि हाँ जानकारी है भाई, चल क्या चाहिए ले लो। तो देखो सबसे बड़ी चीज है जानकारी। बैंक में किसी भी तरह का इतना जान लो कि बैंक जो होता है ना, बैंक उसमें किसी भी तरह का लंच का छुट्टी नहीं दिया जाता है, अलग से स्टाफ रहता है। अगर एक वो लंच करने जाएगा तो दूसरा बैठ के वहाँ पे काम करेगा, लेकिन ना, ठीक है, यहाँ तो सब एक के बार खाएगा, ठीक है। गाँव है, जानता है कि लोग सब क्या करेगा। चलिए, केंद्रीय बैंक के क्या कार्य बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्रीय बैंक यह देश के शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश संचालन करती है ना।
सबसे बड़ा बैंक होता है। एक क्या करता है, भारत में जितना भी बैंक है ना, सारा का देख रेख करना, कौन बैंक कैसे। अगर कोई बैंक, अगर मान लो कि ये पीएनबी बैंक है ना, अगर पीएनबी बैंक बोला कि हम ऐसे करेंगे तो उधर से आरबीआई क्या करेगा, गर्मी दिखाएगा। तो याद रखिएगा, केंद्रीय बैंक बैंकों का बाप होता है। क्या होता है, बैंकों का बाप, यानी कि बैंकों का सबसे बड़ा बैंक होता है। इसका काम होता है सारे बैंक को चलवाना, वो भी सही ढंग से। अगर कोई बैंक गलती करेगा तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देना किसका काम होता है, जानते हो? नहीं देख रहे हो? शीर्ष बैंक, शीर्ष का मतलब होता है सबसे बड़ा बैंक होता है। बात समझे कि नहीं? इसका काम होता है देश में जितने भी बैंक है ना, उसके लिए नियम बनाना। क्या बनाना? उसके लिए एक क्या करता है, नियम बनाता है, और उसे क्या करता है, नियम बनाने के बाद क्या करता है, उसे लागू करता है। नियम बनाता है और उसे लागू करता है। तो इसे कौन सा बैंक कहेंगे? केंद्रीय बैंक। ठीक है, केंद्रीय बैंक का काम होता है नियम बनाना और उसे लागू करना। चलिए आगे देख लेते हैं, अधिविकर्षण क्या है, बताइए फटाफट। अधिविकर्षण क्या है ना? ठीक है, देखो कुछ लोग होते हैं कि अपने अकाउंट से पैसा अधिक निकाल लेते हैं ना, तो तुम्हारे लिए नहीं है, क्रेडिट कार्ड वालों के लिए है। तो कोई व्यक्ति अपने कार्ड से, जिसका लिमिट होता है ना, तो मान लो कि उसके खाते में पैसा नहीं है ना, और उसको सामान की जरूरत है, तो क्या करता है, वो जाता है अपने कार्ड से पैसा निकाल लेता है। लेकिन याद रखिएगा, सीमित समय में उस बैंक में उसको पैसा डालना पड़ता है। उसके अकाउंट में कितना है, 0 है ना, फिर भी वो पैसा निकाल सकता है। लेकिन याद रखिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। सीमित समय में उसको पैसा बैंक में डालना होता है। अगर सीमित समय में वो बैंक में पैसा नहीं डालेगा तो उसके ऊपर भारी भरकम जो होता है ना, इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है। बात समझी कि नहीं? तो ये नहीं, क्रेडिट कार्ड वाले ज़्यादा यूज करते हैं। बात समझ, ये नहीं यूज करते हैं इसको। कौन यूज करते हैं? क्रेडिट कार्ड वाले का मतलब समझ रहे हो? जिनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, हाँ, तो उनको जैसे कि ई महीना में सामान खरीद लिया और अगला महीना में क्या करेगा, यानी कि डेट से पहले 1 तारीख है तो 1 तारीख से पहले उसको पैसा वहां पे जमा करना होगा। अगर नहीं जमा करता है तो उसको भारी भरकम क्या बांध दिया जाता है, उसके ऊपर फाइन बांध दिया जाता है। क्या बांध दिया जाता है? फाइन बांध दिया जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अगला देख लेते हैं, स्वयं सहायता समूह किस प्रकार गांवों के विकास में अपना, है ना, योगदान। यो छूट गयो, क्या छूट गयो? ठीक है ना, योगदान देती है। तो स्वयं सहायता समूह तो तुम्हारे गांव में भी होगा ना? स्वयं सहायता समूह तुम्हारे गांव में है कि नहीं है? अरे महिलाओं का समूह है। वो क्या करती है, समूह चलाती है ना, 10 रुपया जमा करती है ना। वो क्या करती है, जिसको पैसे की जरूरत है पैसे देती है। तो स्वयं सहायता समूह का क्या काम होता है? लोगों को पैसा देना, जिसको जरूरत है उसको पैसा देना, मदद करना। ठीक है, पैसा जमा करना, ये सब तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज गरीब महिलाएं जो है ना, गरीब लोग अपना जो है ना घर बना सके, अपनी बेटी की शादी आराम से कर लेते हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती है। क्योंकि सब मिलके उसको क्या करता है, लोन प्रोवाइड मिल जाता है कि नहीं? सिर्फ आधार कार्ड लेके जाओ, लोन ले लो। क्या कोई बैंक देता था पहले? लेकिन आज स्वयं सहायता समूह का देन है कि किसी को भी लोन आसानी से मिल जाता है। ठीक है, चलिए अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, पता है ना? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अरे भैया, खेती करना, कमाना, घर चलाना, ये सारा काम क्या है? अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग, बीमा, ये सारा चीज जो लोग करता है ना देश में, वो सारा क्या है? उसको अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लिख लोगे? चलो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्या है? आर्थिक नियोजन क्या है? आर्थिक नियोजन, देखो तुम अगर अपने बच्चों के लिए पैसा बचाओगे भविष्य के लिए तो वो नियोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेकिन वही काम अगर सरकार करेगी तो क्या कहलाएगा? तुम करोगे तो नियोजन कहलाएगा। प्लान नहीं सुना कि प्लान, LIC वाला क्या बताएगा? प्लान। आइए प्लान समझाते हैं आपको कि 5 साल के बाद आप आइए, नेटवर्क मार्केट वाला समझाता है ना, प्लान समझाते हैं। प्लान का मतलब होता है, प्लानिंग का मतलब नियोजन। तो अगर तुम करते हो तो उसे हम नियोजन कहेंगे। अगर तुम सोचते हो ना कि 5 साल के बाद हम क्या करने वाले हैं, 5 साल के बाद हम कहाँ रहेंगे, तो उसे हम नियोजन कहेंगे। लेकिन सरकार अगर वही बात बोलेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्थिक नियोजन। क्या बोलेंगे? क्योंकि सरकार पूरे देश के लिए सोचती है, तुम तो सिर्फ अपने लिए सोचते हो ना। तो अपने लिए सोचना नियोजन कहलाता है, अब पूरे देश के लिए सोचना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन। कोई भी आदमी जब पूरे देश के लिए सोचता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्थिक नियोजन कहते हैं। लिख लोगे? चलिए
आगे चलते हैं। बीमारू राज्य किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा भारत में 5 गो ऐसा राज्य है जिसे बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया है। 1 नंबर पे तो हमारा तंगमा मिडले है बिहार के, 4 गो और है हमारा छोड़ के, ये बात की खुशी है हमें, ठीक है। लेकिन दुख ये बात के कि 1 नंबर पर हम है, ठीक है। दुख ही बात के कि 1 नंबर पे, लेकिन हमारा छोड़ के 4 गो और है। कौन कौन है जानते हो? मध्य प्रदेश है, असम है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है ना। हाँ, एक छोटा छोटा, लेकिन अब धीरे धीरे इस सब के छत से हट गया है। लेकिन सबसे बड़का बीमारू राज्य का जो तंगमा किसके ऊपर है जानते हो? हमारे बिहारिया के ऊपर, ठीक है। तो 5 गो राज्यों को किसका दर्जा दिया गया है? बीमारू राज्य को 5 गो राज्यों का दर्जा दिया गया है। बात समझी कि नहीं? देखो यहाँ अमीर राज्य का दर्जा होता है, यहाँ बीमारू राज्य का दर्जा दिया गया है। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए? बात समझे कि नहीं? फिर भी देखो मुरट्ठा मान के उधर बैठल है, ठीक है। छोटा नहीं है, तोड़ देना है आज, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उपभोक्ता किसे कहते हैं? है ना, सामान खरीदने वाले व्यक्ति को सामान खरीदने वाले आदमी को क्या कहते हैं? आदमी को उपभोक्ता कहते हैं। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? उपभोक्ता। देखिए, जो व्यक्ति सामान खरीदता है बाजार से उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तुम जाओ मछली खरीदो, चावल खरीदो, गेहूं खरीदो, टमाटर खरीदो, प्याज खरीदो, जो खरीदो, तो जो व्यक्ति बाजार से सामान खरीदता है उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो तुम याद रखना, उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता संरक्षण कब लागू हुआ था? 1986 में। उपभोक्ता को क्या क्या अधिकार है ये भी पता होना चाहिए ना, है ना। क्या क्या अधिकार है ना? सूचना पाने का अधिकार। दूसरा क्या है? पसंद नापसंद का। तीसरा क्या है? क्या चीज का अधिकार? चुनाव करने का। तो ये सब अधिकार है किसको? उपभोक्ता को, है ना। तो उपभोक्ता ग्राहक को कहा गया है कि जो व्यक्ति बाजार जाता है, बाजार से सामान खरीदता है, उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। हो जाएगा। चलिए, आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? ठीक है, आर्थिक क्रियाएं तो वैसे हमारे यानी कि वे सारी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त हो, ठीक है। आर्थिक क्रियाएं कहलाती, सीधा सीधा आर्थिक क्रिया का मतलब समझे, वो सारा काम, पहले समझो, पहले इसको, इसमें तो थोड़ा बहुत कम हम लिखे ही नहीं है। तो वो सारा काम जो हम अपने देश के लिए करते हैं जिससे मेरा भी फायदा हो, देश का भी फायदा हो। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है वो सारा काम जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए किया जाता है, जिससे मेरा भी फायदा हो, देश का भी फायदा हो, ठीक है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अनार्थिक क्रिया क्या कहते हैं ये भी पता होगा ना। जब तुम्हें अगर आर्थिक क्रिया पता हो, क्या है आर्थिक क्रिया, प्यारे बच्चों, आर्थिक क्रिया क्या है, तो तुमसे ये भी पूछ लेगा ना कि अनार्थिक क्रिया क्या है, अनार्थिक क्रिया क्या है। बात समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा, आर्थिक क्रिया का मतलब होता है पैसा कमाना। क्या करना? पैसा कमाना। अनार्थिक का मतलब होता है सेवा करना। क्या करना? सेवा करना। यानी कि वो काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इस दुनिया में जो भी काम पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? जैसे कि तुम मजदूरी करोगे ना, कहीं पे काम करोगे, कुछ भी करोगे पैसे कमाने के लिए, लेकिन याद रखना भगवान का भजन करना, नमाज पढ़ना, पूजा करना, ये सब एक माँ द्वारा बच्चे को जन्म देना कौन सी क्रिया है? अनार्थिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? तो जो काम निस्वार्थ किया जाता है बिना पैसे का उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अनार्थिक क्रिया कहते हैं। जो काम पैसे के लिए किया जाता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? आर्थिक क्रिया। समझ में आ गया? अनार्थिक क्रिया का मतलब होता है वो काम जो निस्वार्थ बिना पैसे के लिए किया जाए, अनार्थिक क्रिया, और जो पैसे के लिए किया जाए उसे आर्थिक क्रिया। याद रहेगा। चलिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है पता है ना। यानी कि कहने का मतलब जहां उत्पादन के साधनों पे पूंजीपति का अधिकार हो। बात समझी कि नहीं? सारा काम देश चाहे कोई भी चीज पूंजीपति लोग चलाए उसे हम क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पूंजीवादी। तुमसे जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, पूंजीवादी होता है ना, पूंजीवादी के बाद क्या आता है? समाजवादी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होता है? मिश्रित होता है ना। तो याद रखेगा, पूंजीपति यानी कि जितना जो उत्पादन के साधन है, जितने भी उत्पादन के साधन है उस पर किसका अधिकार होता है? पूंजीपति का। उसे हम पूंजीवादी कहते हैं। बात समझे कि नहीं? जितने भी उत्पादन के साधन है उस पर किसका अधिकार होता है? पूंजीपति का। उसे पूंजीवादी कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो समाजवादी जो होते हैं ना, देश के लोग या हमारे द्वारा चुने हुए लोग ही उस चीज का उत्पादन करते हैं या फिर उपयोग करते हैं। बात समझे कि नहीं? अर्थव्यवस्था को वही चीज देखते हैं समाज के लोग, तो इसे क्या कहते हैं? समाजवादी। अब ये दोनों मिलके अगर इसको चला दे, ये दोनों मिलके जब इसको चला दे उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित। तो हमारा भारत क्या है? पूंजीवादी, ठीक है।
क्या है, पूंजीवादी, और क्या है, समाजवादी। तो हमारा भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्या है, क्योंकि ये दोनों मिक्स है इसमें, बात समझी कि नहीं, दोनों मिला के तो हमारा, तो तब ना तुम्हारे यहाँ पेट्रोल का दाम इतना महंगा है। तुम जानते हो कि तुमको नहीं पता होना चाहिए, सॉरी तुमको नहीं पता होगा कि पेट्रोल का दाम तुम्हारे यहाँ इतना महंगा क्यों है, बात समझी कि नहीं, मिश्रित है। क्योंकि यहाँ पूंजीवादी जो है ना ये ज़्यादा है, लगभग 70%, समाजवादी मात्र 30% है, ठीक है। इसीलिए तो याद रखना, तुम्हारे देश नाम का मिश्रित है, चला तो रहा है पूंजीपति तुम्हारे देश को, ठीक है, तुम्हारे देश को चलाने वाला पूंजीपति है और नाम के चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो पूंजीवादी का मतलब होता है उत्पादन के साधनों पे किसका अधिकार होता है, हर एक चीज पे पूंजीपति बड़े बड़े लोगों का, देखो वो जैसे चाहे उसको चला ले, समाजवादी समाज के लोग, मिश्रित दोनों मिला के हो जाएगा। चलिए यहीं पे हम खत्म करते हैं इस सेशन को, ठीक है। चलो, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, उसको बंद कर दो वहाँ से, ठीक है।